बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद रिजवान आशम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट किस तरीके से लाइट को कैप्चर करता है और उस लाइट को यूज करके दो हाई एनर्जी कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके पास है एटीपी और एनएडीपीएच। अब वही जो एनर्जी को प्लांट ने यूटिलाइज किया, यानी कि स्टोर करके एटीपी और एनएडीपीएच में यूज किया है, उसको बनाने में यूज किया है, उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके फर्दर हम लोग ग्लूकोज, जो प्लांट है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि प्लांट किस तरीके से वो एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करता है और उससे फर्दर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये सेकंड स्टेप है ग्लूकोज का। फर्स्ट पे इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, आपकी बुक में इसके कितने नेम है, कितने डिफरेंट नेम है, तो वो सभी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही रिएक्शन के चार नेम है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। नंबर 1 इज डार्क रिएक्शन, एज वेल एज इसी को हम लोग कैल्विन रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, एज वेल एज इसे हम लोग C3 पाथवे, और लास्ट वन इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यानी कि एक ही रिएक्शन के ये 4 डिफरेंट नेम है। आपसे एग्जामिनर इनमें से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पूछा जाए तो आपने इसी रिएक्शन को लिखना। इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन के रन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो देखेंगे, एज वेल एज ये रिएक्शन प्लांट के किस सेल में किस जगह पे वो पजीर होता है, यानी कहाँ पे अकर्स होता है वो देखेंगे, एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को आज को। फर्स्ट पे है कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लाइट एनर्जी जरूरी नहीं है। ये लाइट रिएक्शन की मौजूदगी, यानी लाइट की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो रहा होता है और उसकी एब्सेंट यानी गैर मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइट से जो प्रोडक्ट बन रही है बेसिकली वो प्रोडक्ट को इस रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन को रन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो फर्स्ट पे आपके पास है ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल, 9 मॉलिक्यूल्स एटीपी, एज वेल एज 6 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच। इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करके वो कुछ एंजाइम है जो इस साइकिल को रन करते हैं, उसको यूटिलाइज करके आपके पास ग्लूकोज एज वेल एज एडीपी, 9 एडीपी और एज वेल एज 6 एनएडीपी एच पॉजिटिव और वाटर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये रिएक्शन किधर टेक प्लेस होता है? बेसिकली डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपके पास एक स्ट्रोमा है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली मेसोफिल सेल पे टेक प्लेस होती है। तो मेसोफिल सेल के अंदर एक पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड यानी कि आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक रिएक्शन टेक प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो एटीपी है और एनएडीपीएच। इन लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके ये जो स्पेस है यहाँ पे एक साइकिल रन किया जाता है। इस साइकिल को कहते हैं कैल्विन साइकिल, एज वेल एज डार्क रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक ये है कि ये रिएक्शन, ये जो साइकिल है ये कैसे रन होता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। सेकंड पे ये जो साइकिल है इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसको मेल्विन कैल्विन और हिज कोलीग, इसके दोस्तों ने इसे डिस्कवर किया था। किस यूनिवर्सिटी में? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी, उसका नेम क्या है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और इसी बेस पे इस साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाने की बेस पर जो कैल्विन था, इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1961। तो ये था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं जी अपने बेसिक जो हमारे पास रिएक्शन है, जो साइकिल है, उसको डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने एक साइकिल ड्रा किया है ओवरऑल, ये इस साइकिल को हम कहते हैं जी डार्क रिएक्शन, एज वेल एज C3 पाथवे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं जी कैल्विन साइकिल। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो कैल्विन साइकिल है, ये मुकम्मल साइकिल जो है वो एक स्पेस जो है थैलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है स्ट्रोमा में, वहां पे टेक प्लेस होता है। इस साइकिल के बेसिकली आपके पास 3 स्टेप है। ये साइकिल 3 स्टेप पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन, और इस एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन
सेकेंड स्टेप है आपके पास रिडक्शन और थर्ड स्टेप है जी रीजनरेशन। अब हम लोग इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि इस स्ट्रोमा में इधर एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 1 2 3 4 और 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं रूबोलोज बिसफॉस्फेट, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो एक मॉलिक्यूल है वो वहां पे एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मौजूद है। और इस तरह के तीन मॉलिक्यूल मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। और कितने कार्बन वाले 5, तो इस वजह से यहाँ पे 5 लिखा है कि 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल स्ट्रोमा में एज अ सबस्ट्रेट मौजूद है। अब ये जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है आपके पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को। ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, तो एज इट आपको 3 मॉलिक्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड की है उसे फिक्स करना है, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके अंदर ऐड करना है। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 3 मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किए जाते हैं, इसमें से कार्बन को इस एक मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जो कि अनस्टेबल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस वजह से इसे कोई नाम नहीं दिया हो आपकी बुक के। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 कार्बन वाले राइबोलोज बिसफॉस्फेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला जब कार्बन ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल आपके पास 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6 यानी 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल और मल्टीप्लाई 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। साथ ही उसी वक्त ये क्या होगा, ये 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ये टूट जाएंगे। अगर हम लोग इस 1 मॉलिक्यूल को तोड़े 6 वाले को, तो आपके पास 3 वाले 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो कितने प्रोड्यूस होंगे जी, 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और 3 कार्बन वाले प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल टूटता है तो आपके पास 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। ये 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट एस्टर, ये एक एस्टर है। अब ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ तक, यहाँ पे जो कार्बन से 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, इसमें एक कार्बन ऐड की गई है, यानी कि उसकी कार्बोक्सिलेशन की गई है, यानी कि उसमें कार्बन फिक्स की गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी कार्बन फिक्सेशन एज वेल एज कार्बोक्सिलेशन। अब सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ। आज सेकेंड स्टेप क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 9 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, तो 6 एटीपी मॉलिक्यूल जो है, जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है वो यूज होगी। ये 6 एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने 6 फॉस्फेट इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को देंगे, और क्योंकि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बने हैं तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ऐड होगी। जैसा कि यहाँ पे पहले ही एक फॉस्फेट अटैच है, मसलन आपके पास एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन वाला पहले एक मॉलिक्यूल मौजूद है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल मौजूद है जी, 6 मॉलिक्यूल मौजूद। अब एक फॉस्फेट और अटैच होगी, तो ये किधर अटैच होगी जी, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि पहले किधर मौजूद थी, कार्बन नंबर 3 के ऊपर। तो 2 फॉस्फेट अटैच होगी, यानी कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 के ऊपर, दोनों के ऊपर 2 फॉस्फेट अटैच होगी। तो आगे जो न्यू प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो बनेगी जी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये कैसे बनी, क्योंकि 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड था उसके अंदर 6 फॉस्फेट यानी 6 एटीपी से 6 फॉस्फेट ऐड की गई। आगे 3 कार्बन वाले आपके पास 6 ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसमें एक फॉस्फेट ऐड हो चुकी है, यानी फॉस्फोरिलेशन की गई है, फॉस्फेट को ऐड किया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आपके पास कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है जिसको हम कहते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसकी होगी रिडक्शन। जैसे कि बेटा आपको पता है रिडक्शन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
addition of electron and removal of oxygen. अब होगा क्या कि 6NADPH2 जो कि प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की, ये 6 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इसमें से जो फॉस्फेट जो ATP ने ऐड किया था वो 6 फॉस्फेट रिमूव कर देंगे और ये खुद कन्वर्ट हो जाएंगे 6NADP पॉजिटिव के अंदर। फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इस रिएक्शन के पास यानी रिडक्शन के पास वो बनेगी जी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी को कहते हैं G3P। अब 6 ही मॉलिक्यूल है आपके पास लेकिन है 3 कार्बन वाले। अब इन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल साइकिल को लीव कर देगा GTP जो कि सिंपलेस्ट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा और जो 5 मॉलिक्यूल रह जाएंगे वो क्या करेंगे रीजनरेशन में रोल प्ले करें। अब यहां तक जो प्रोसेस हुआ है जी जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक बनने तक जो प्रोसेस हुआ है NADPH ने क्या की है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन की। अब ये प्रोसेस आप यहां तक आपके पास ये जो प्रोसेस है रिडक्शन कहलाता है, ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पे ये है कि आपके पास 5 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कितने वाले 3 कार्बन वाले। अब क्या होंगे ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे जी मैं बताता हूं, एक स्टॉप कर। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे जी 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करेंगे। जस्ट ऐसे कि मैंने ये 5 मॉलिक्यूल ड्रा कर लिए हैं, कितने हैं 3 कार्बन वाले जिसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे अपने आप को अरेंज करके इस तरीके से 5-5 कार्बन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसे कहते हैं जी राइबोलोज मोनोफॉस्फेट यानी कि एक फॉस्फेट अटैच हुआ। अब ये राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में क्या होगा कि 3 ATP मॉलिक्यूल जो के प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की, हमने कहा था टोटल 9 ATP यूज होते तो 6 ATP तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए उन्हें। अब जो 3 ATP थे वो आके ये जो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल बना है इसकी करेंगे फॉस्फोरिलेशन यानी कि इसके हर मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल नेक्स्ट क्या बन जाएगा जी वही प्रोडक्ट बन जाएगी आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट यानी कि फाइनली राइबोलोज बिसफॉस्फेट से हमने जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोड्यूस कर लिया और इसको दोबारा रीजनरेट कर लिया। ये था हमारे पास ओवरऑल डार्क रिएक्शन जिसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं। होता क्या है कि आपके पास एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल मौजूद है। तो बिस्को एक एंजाइम है जो कि इसकी क्या करता है कार्बन फिक्सेशन करता है यानी इसमें कार्बन को ऐड करता है। वो कार्बन किधर से आती है जी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से कार्बन को लिया जाता है और इसके पार्ट यानी इसमें ऐड कर दिया जाता है और आपके पास एक जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाली 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब जब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल है 6 वाले, तो जब 6 वाले 3 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 3 वाले आपके पास 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अब 3 वाले आपके पास 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, ये 3 इसलिए लिखा है कि 3 कार्बन वाला है और 6 का मतलब 6 मॉलिक्यूल है। ये जो 3 वाला मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि एसिड है ये। यहाँ पे क्या होगा जी इस कंपाउंड की 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉस्फोरिलेशन होगी यानी इसमें फॉस्फेट ऐड किया जाएगा। वो फॉस्फेट कौन ऐड करेगा जी ATP ऐड करेगा। वो ATP किधर से आया जी लाइट रिएक्शन से आया। लाइट रिएक्शन क्या करेगा हर मॉलिक्यूल में ये ATP क्या करेगा हर मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ऐड करेगा और फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो बनेगी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यानी 2 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा 6NADPH2 आएंगे जो कि प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। वो क्या करेंगे इस कंपाउंड की जो आपके पास है लाइट जो कि आपके पास है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इसकी क्या करेंगे जी रिडक्शन करेंगे मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसमें से जो फॉस्फेट इसने ली थी ATP से उसको रिलीज कर देंगे और फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा जी वो प्रोडक्ट बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के
आपके पास 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। उन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल साइकिल को लीव कर जाएगा और बनाएगा ग्लूकोज, और जो बाकी 5 मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे और फाइनली जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उसे प्रोड्यूस करेंगे। वो रीअरेंजमेंट कैसे होगी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये 5 आपके पास मॉलिक्यूल अरेंज कर दिए थे, उन 5 मॉलिक्यूल ने अपने आप को रीअरेंज किया है, 5-5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिए हैं, जिसको कहते हैं राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। अब राइबोलोज मोनोफॉस्फेट की क्या होगी, 3 एटीपी मॉलिक्यूल, फिर इसके ये जो 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है इसकी करेंगे फॉस्फोरिलेशन, यानी इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे और फाइनली आपके पास वही प्रोडक्ट बन जाएगी जो स्टार्ट में थी, यानी जो सबस्ट्रेट था। ये था जी आज का हमारा टॉपिक डायर रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं इससे फर्दर टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।